माँ की ख्वाहिशें। ये कहानी शुरू होती है शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो। इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना अब थक गई हूँ, मेरे लिए ज़रा ब्लैक कॉफ़ी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी ज़रा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफ़िन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूँ ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज़्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी, और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है, तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं ले आता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा। बर्गर खाऊंगा ना दादी। जा, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल के कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या ज़रूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे, और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा के घर जाती है। ओह माय गुडनेस, सुगंधा ये कौन से ज़माने की एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा। हमारे वॉशरूम में तो बस गीज़र है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में, सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने ज़माने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात,
मैं तो आए दिन कुछ ना कुछ नया करवाती रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुची इज्जत है सारी की सारी मट्टियाँ पलीत हो जाएगी। आज के आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटे और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फ़ोन यूज़ करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें ज़रा आराम तो रहेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगे तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4-4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने ज़रा अपनी ज़रूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा, इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फ़ायदा। आजकल तो ऐसे भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाज़ा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्या रोशन? रिनोवेशन? अब ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों के सीधे मन का फ़ायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राज़ी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में LCD टीवी लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे। नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा, वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूँगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रिनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल भी वुडन है? पहले तो ग्लास की थी,
अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली, ज़रा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिज़ाइन का घर देख कर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फ़ायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े, और ये किसी को पता न चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा कहाँ है वो गाड़ी। अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुँचूंगी ना तो ज़रूर तुम्हें कॉल करूँगी, वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई आप मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई है। वहीं अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती। हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम ज़रूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सिधार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा। मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहाँ पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ ज़रूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज़ पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसॉर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण, तू ज़रा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और रोशन बेटा, तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपये रखे थे और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हज़ार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तू पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो,
ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है, और ये रस्म नियम में नहीं मानती निर्मला ज़्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है। 51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च। अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे, पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं? अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं? यहाँ 51,000 नहीं है आपकी जेब में और बाहर लाखों की कार खड़ी है। जिनकी शादी में आपने शगुन में 51,000 का चेक दिया था, उन्होंने उस चेक को कैटरिंग वालों को दे दिया था और उनका चेक बाउंस हो गया, तो घूम फिर कर केस आप पर आ गया है। हे भगवान, माफ़ कीजिए सर, हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अभी लॉयर के साथ आपके थाने आता हूँ और ये सारा प्रोसीजर पूरा करता हूँ। तभी निर्मला का फोन पम्मी के फोन पर आता है। पड़ गई तेरे कलेजे को शांति, कर लिया दिखावा। तुझे शुरू से ही दिखावा करने की आदत थी। आज तेरे दिखावे के चक्कर में कर्जदार तेरे बेटों पर चढ़ रहे हैं। आज तो पुलिस तेरे घर आ गई है। जाना तो होगा ही उसे जेल, क्योंकि बेल के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने बेटों के साथ इतना गलत कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं अपने बेटों को बचाऊंगी। उस बाउंस चेक के पैसे मैं भरूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पम्मी अपने कमरे में जाती है, अपने गहने निकाल कर लाती है और सारे के सारे गहने बेचकर उन पैसों को वरुण को सौंप कर कहती है, इन पैसों से तुम दोनों भाई अपने अपने कर्ज उतार लो बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि दिखावट किसी के काम नहीं आती। निर्मला दीदी चाहती तो वही इस चेक के पैसे भर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ। और उस दिन के बाद से पम्मी अपने बेफिजुल की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा देती है।